नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में फिर सामने आया सरकार और राज्यपाल के बीच नया विवाद। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सरकारी विमान से यात्रा की नहीं दी अनुमति। पालकों से ज्यादा शुल्क वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मंत्री बच्चू कडू ने कहा नहीं बख्शेंगे। और राष्ट्रीय स्पर्धा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली धावक मयूरी पटले हुई स्टंटबाजों का शिकार, आईसीयू में किया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के बीच अब एक और विवाद ने जन्म लिया है। यह विवाद उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्यपाल की सरकारी विमान से यात्रा को अनुमति देने से इनकार किया। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिनों कोई ना कोई विवाद सामने आ ही रहा है। अब सरकारी विमान से राज्यपाल की यात्रा को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उस समय अनुमति देने से इनकार कर दिया गया जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विमान में बैठ चुके थे। नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल को मायूस होकर विमान से नीचे उतरकर राजभवन लौटना पड़ा। इस घटना को लेकर सत्ताधारी शिवसेना और विपक्षी भाजपा द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये सब किया जा रहा है, ये गलत है। देखिए, हम इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर नहीं उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया। ऐसे हम नहीं करेंगे। हमें विश्वास है राज्यपाल साहब ने लगभग 1 साल से 12 नाम रोक कर रखे। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो गैरकानूनी है, गैरकानूनी है। ये 10 मिनट का काम है, फाइल खोलो, सिग्नेचर कर दो, 12 नाम। वो तो कानून के खिलाफ तो है और संविधान के खिलाफ भी है। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए, ये हमारा भूमिका है। ये बहुत ही गलत बात हुई है क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल हैं और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ऐसा संविधान कहता है। एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के तहत राज्यपाल जी को अगर स्टेट फ्लाइट यूज करना है तो जीएडी को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसको मान्यता मिलती है। ऐसी रिक्वेस्ट गई थी चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक, वो रिक्वेस्ट गई थी। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में एक काला पन्ना है। गरीब पालकों से ज्यादा शुल्क वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले दिन पोद्दार, सेंट जेवियर सह अन्य 3 स्कूलों पर कार्रवाई होने की जानकारी मिली है। गरीब पालकों से ज्यादा शुल्क वसूलने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं है। इन स्कूलों से पालकों को उनकी राशि लौटा कर रहेंगे, चाहे स्कूलों की संपत्ति नीलाम करना अथवा उनके बैंक खाते सीज क्यों न करना पड़े। यह संकेत स्कूल शिक्षा मंत्री बच्चू कडू ने 5 स्कूलों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के बाद दिए हैं। पता चला है कि इन 5 स्कूलों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। इनमें पोद्दार, सेंट जेवियर्स, विसेंट पल्लौटी, नारायणा स्कूल ऑफ स्कॉलर आदि का समावेश है। आता 5 शाळेवर एकदा कारवाई व्यवस्थित झाली का मग उरलेल्या ज्या 15-20 शाळा आहेत त्याच्यावर कारवाई करू। पण आता 5च आम्हाला सगळे हायकोर्टात गेले। आता आपण कारवाई करायची, तिकडे कोर्टात जायचं, कोर्टानं स्टे द्यायचा, हा जो खेळ खंडोबा चालू आहे याच्यावर आम्ही पहिले लक्ष ठेवून आहे। कोर्ट काय म्हणते तर कोर्टानं एकदा आम्हाला काय अंतिम निर्णय घेतला तर तशा पद्धतीने समोर जाता येईल। कारवाई होत राहील की वसुली होईल असं वाटते? वसुली होईल, वसुली केल्याच जाईल। जितके काही जे पैसेखोरी ज्या संस्था आहे ज्यांनी गरीब पालकांजवळून जास्तीचे पैसे घेतले आहे त्याला वसुली केल्याशिवाय राहणार नाही। आज आम्ही पुन्हा 4 वाजता बैठक घेतली आहे। त्या संदर्भात अंतिम कारवाई कशी करता येईल, जर त्यांनी वसुली जर आमच्या पालकांना परत दिली नाही, जेवढे पैसे जास्त घेतले त्यांच्या मालमत्ता जप्त करता येतं का, त्यांचे बँक खाते सील करता येतं का, ह्या सगळ्या कारवाई करेल। बच्चू कडू आहे त्यापर्यंत तुम्ही बिंदास राहा। कोर्टाच्या माध्यमातून कुठेतरी स्वतःचा बचाव करून घेतला आहे। कोर्ट वाचन पाहू किती वेळ धावते, तर बेड्या तर टाकणारच आहे, अंदर टाकूच।
अध्यक्ष असू दे का मुख्याध्यापक असू दे. राष्ट्रीय स्पर्धा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली उभरती धावक मयूरी पटले स्टंटबाजों की बाइक रेस का शिकार हो गई है। वाड़ी के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। राज्य स्तर पर कई पदक जीतने वाली तथा राष्ट्रीय स्पर्धा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली उभरती धावक मयूरी पटले स्टंटबाजों की बाइक रेस का शिकार हो गई। मयूरी के सिर में गंभीर चोट आने से उसे वाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि मयूरी के पिता ड्राइवर है और मां घरेलू काम करती है। आम सड़क पर स्टंटबाजी कितनी घातक है, यह इस घटना में बता दिया है। आम सड़क पर स्टंटबाजी कितनी घातक है, यह इस घटना ने बता दिया है। नगर पालिका उपाध्यक्ष के जन्मदिन पर तलवारें लहराते हुए डांस का वीडियो बुल्ढाना जिले के मलकापुर में सामने आया है। पुलिस ने 5 तलवारें जब्त की है। नेताजी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसा उत्साह उमड़ा कि जोश में उन्होंने तलवारें लहराते हुए डांस शुरू कर दिया। यह नजारा बुल्ढाना जिले के मलकापुर में उस समय सामने आया जब नगर पालिका उपाध्यक्ष हाजी रशीद खान का जन्मदिन मनाने एक उर्दू स्कूल में पार्टी आयोजित की गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 तलवारें जब्त की है। आगे की कार्रवाई जारी है। काल दिनांक 10/2/2021 रोजी मलकापूर शहरचे माजी उपनगराध्यक्ष रशीद खान जमादार यांचा वाढदिवस होता 71वा। या वाढदिवसाच्या निमित्ताने नगर परिषद शाळेमध्ये सायंकाळी त्यांनी आपले जवळीक असलेले लोकांना जेवणाचा वगैरे कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। या कार्यक्रमाला त्यांना शुभेच्छा देण्याकरिता काही मंडळी आलेली होती, परंतु त्यामध्ये काही उत्साही मुलांनी त्यांच्या गळ्यामध्ये माल्यार्पण केल्यानंतर तलवारी नाचवल्या आणि त्यामुळे त्यांनी कलम 37(1)(3) चे भंग केलेले असल्याने त्यामध्ये व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्या व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे आम्ही त्या व्हिडिओमधील जे तलवारी नाचवणारे मुले होते त्यांना आयडेंटिफाय केलं आणि त्याच्यामध्ये मोहम्मद शोएब मोहम्मद जहीर आणि दुसरा नावेद खान इस्माईल खान दोन्ही राहणार पारपेठ मलकापूर यांना ताब्यात घेऊन अटक केली। त्यांच्या घराची गरजळदी घेतली आणि त्यांनी ते कार्यक्रमामध्ये नाचवलेल्या 5 तलवारी त्यांच्या घरून आम्ही जप्त केलेल्या आहेत आणि त्यांच्या विरुद्ध कलम 425 आर्म ॲक्ट आणि कलम 135 मुंबई पोलीस कायद्याप्रमाणे कारवाई केलेली आहे। त्यांना अटक केलेली आहे आणि 5च्या 5ही तलवारी जप्त केलेल्या आहेत। पुढील कारवाई करत आहोत। सर, आयोजकांवर याबद्दल काही कारवाई करण्यात आली आहे का? आयोजकांवर जे जबाबदार आहेत निश्चितच त्यांना निष्पन्न करून त्यांच्यावर योग्य कारवाई कायदेशीर करण्यात येणार आहे। मुंबई पुलिस ने विदेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बनाकर देने वाली केंद्र का पर्दाफाश कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करने वाले विदेशी घुसपैठियों को जाली सर्टिफिकेट के माध्यम से आधार कार्ड बनाकर देने वाले एक अधिकृत आधार कार्ड सेंटर का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इस संदर्भ में बोरीवली पुलिस ने ऑपरेटर और एजेंट सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल होने की जानकारी है। इस केंद्र का पर्दाफाश होने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है। नहीं आएंगे। पूरा मामला बताइए। मुंबई में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड बनाया जाता है। इस तरह की प्राथमिक सूचना मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 11 कांदिवली यहाँ प्राप्त हुई थी। इसके तहत यूनिट के इंचार्ज पीआई सुनील मानिया उनकी टीम ने चामुंडा सर्कल बोरोली यहाँ पर स्थित कैनरा बैंक, जहाँ पर इस तरह के आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, यहाँ के सेंटर पर रेड की कार्रवाई की थी, जिसके तहत यह पाया गया था कि वहाँ का ऑपरेटर जिसका नाम विनोद चौहान है और उसका एक साथीदार है जो एजेंट का काम करता है, इसका नाम उमेश चौधरी है। ये 2 व्यक्ति मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को जो इस तरह से आधार कार्ड मिलने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनको आधार कार्ड बनवा के दे रहे थे। इसके तहत बोरोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामले के इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि यह 2 लोग
अलग अलग डॉक्यूमेंट में फर्जी तरीके से नाम चेंज करके और अन्य चीज़ें चेंज करके उस तरह के नए डॉक्यूमेंट स्कैन करके बनाते थे, उस पर नाम चेंज करते थे और उसके आधार पे आधार सेंटर से जो कैनरा बैंक में स्थित है, जो कैनरा बैंक जिसमें रजिस्टर्ड है, वहाँ से आधार कार्ड बनाते थे। अब तक की जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यहां एक पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया कि देश पर एकाधिकारवाद चलाने वाली सत्ता को पलटने का संकल्प लेकर कांग्रेस एकजुट हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यहां एक पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया कि देश में एकाधिकारवाद समाप्त करने की शुरुआत पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र से हुई है और अब पूरे देश पर एकाधिकारवाद चलाने वाली सत्ता को पलटने का संकल्प लेकर कांग्रेस एकजुट हुई है। यह एकाधिकारवादी सत्ताधारी एक किसान भले ही मंदबुद्धि समझते हो, लेकिन मैंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद यह साबित कर दिया कि एक किसान का बेटा उनसे ज्यादा जनहितकारी निर्णय ले सकता है। मागच्या सरकारमध्ये फडणवीसच्या ज्याप्रमाणे दिल्लीतलं सरकार चालते तसं आमचे मित्र देवेंद्र फडणवीस हे सरकार चालवत होते। त्यांनी एकाधिकारशाही इथं आणलेली होती। अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर वेळ आलं तर आपल्या मंत्र्यांचंही काम करायचं नाही अशा पद्धतीने सांगायचे, त्यांचे मंत्री पण सांगायचे आणि त्याच्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये जी काही व्यवस्था निर्माण झाली ती मागच्या सरकारचं त्याच्यातलं हे सगळ्यात मोठं पाप आहे। मी जेव्हा नागपूरला अधिवेशन झालं त्यावेळेस अजित पवार हे आमदार होते, हे काही उपमुख्यमंत्री नव्हते त्यावेळेस। मी आमच्या नवीन आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातले प्रश्न मांडण्यासाठी औचित्याच्या मुद्द्याची सुरुवात केली आणि त्यावेळेस औचित्य मुद्दे चालू होते। त्यावेळेस अजित पवारांनीच प्रश्न उपस्थित केला होता की अध्यक्ष महोदय तुम्ही घेताय पण याचं उत्तर केव्हा भेटणार, तर मी त्याला तातडीने उत्तर दिले 1 महिन्याच्या आत आम्ही सगळ्या आमदारांना त्यांची उत्तरं पाठवू। जेव्हा दुसरं बजेट अधिवेशन आलं तेव्हापर्यंत आमदाराला उत्तरं गेली नाही। त्याचा सातत्यानं विधिमंडळातलं माझं कार्यालय पाठपुरावा मुख्य सचिवाकडून आणि संबंधित सचिवाकडे करत होते। अधिवेशनाच्या 4 दिवसाच्या पहिले मी त्या ठिकाणी गेलो त्यावेळेस मी मुख्य सचिवाला स्वतः फोन लावला आणि त्यांना सांगितलं की बाबा हे तुम्ही तातडीनं आमच्या आमदारांचं रिप्लाय तुम्ही दिला पाहिजे, पण अधिवेशन सुरू होऊन सुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही। तर मी तळागाळातला माणूस आहे, जनतेतला माणूस आहे आणि जनतेच्या प्रश्नाची जाणीव मला आहे। त्या संविधानिक पदावर बसल्यानंतर जी प्रशासकीय व्यवस्था समजा बोकाळली जात असेल आणि जनतेलाच नोकर समजत असतील, जनता माझ्या दृष्टिकोनातून जनता ही मालक आहे आणि आम्ही असो मुख्य सचिव असो हे सगळे जनतेचे नोकर आहेत असा मानणारा मी कार्यकर्ता आहे आणि त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर मी माझ्या जनतेला न्याय द्यायचा नाही आणि एखाद्या मुख्य सचिव आहे म्हणून त्याचा लांबून चांगल करायचं हा माझा स्वभाव नाही आणि म्हणून मी त्यावेळेस तो निर्णय घेतला आणि त्यांना पनिशमेंट देण्याचा की 5 वाजता त्यांनी गेटवर येऊन उभा व्हावं आणि या सभागृहाची माफी मागावी। हा महाराष्ट्रातला नव्हे तर देशाच्या इतिहासातली पहिली घटना होती आणि त्याच्यामध्ये अजितदादा असतील की सगळेजण असतील कसे उभे झालेत आणि त्याच्यानंतर काय झालं सभागृहात आपण सगळ्यांनी पाहिलं। त्याच्यानंतर आपण पाहिलं असेल की अजून एक इतिहास आम्ही त्या याच्यात कळवला की विधानसभेचा अध्यक्ष स्वतः विधानसभेत ठराव आणतो, रिझोल्युशन आणतो। हे पहिल्यांदा देशाच्या इतिहासामध्ये आम्ही घडवलं। ओबीसीची जनगणना ही जातीनिय व्हावी यासाठी त्या चेअरवर, कारण की अनेक लोक खुर्चीवर बसल्यानंतर आपले ज्याचे मोर्चे काढले ते विसरून जातात। त्याच्यामध्ये आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, गडकरी साहेब हे सगळेच आहेत, विसरून जातात। पण आम्ही त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर आम्ही सांगितलं की ज्या समाजाच्या अनेक वर्षाच्या मागण्या आहेत ती संविधानिक मागणी आहे आणि त्या मागणीला सुद्धा राज्य विधानसभेनं ठराव करून केंद्राला पाठवावा तसा ठराव आणला। त्याच्यातही कशी गडबड झाली, अनेक कसे मोठे नेते उभे झाले तेही तुम्हाला माहिती आहे। त्या ठरावाला एकमतानं पारित केलं। आपण दुसरा एक ठराव आम्ही आत्ता पुन्हा करून घेतला की अर्णव गोस्वामीच्या प्रकरणामध्ये, आता अर्णव गोस्वामी तर महान आहेत, ते राष्ट्रभक्त आहेत, त्यांच्याबद्दलचं बोलणं नाही तर बरं आहे कारण की बाकीचे तर सगळे राष्ट्रद्रोही झाले, त्यांच्यावर आता कोर्टात केसेस चालू आहेत। त्याही केसमध्ये आम्हाला नोटीस माननीय सुप्रीम कोर्टाचं आलं। त्याही प्रकरणामध्ये आम्ही एकमताचा ठराव, एकमताचा बहुमताचा नाही, एकमताचा ठराव करून घेतला की सुप्रीम कोर्टाचं कुठलीही नोटीस आमची विधानसभा, आमच्या विधानसभेचा सचिव असो की कुठलाही कर्मचारी असो की विधानसभा अध्यक्ष असो हे स्वीकारणार नाही। अशा प्रकारचे 3 ऐतिहासिक
निर्णय देशपातळीवरचे आम्ही घेतले. परवा आपण पाहिलं असेल की एक पिटिशन माझ्याकडे आलेली होती. आर्टिकल 328 प्रमाणे राज्य विधिमंडळाला सुद्धा कायदा बनवण्याचा मतदानाच्या दृष्टिकोनातला अधिकार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका या बॅलेटवर घ्यायच्या की इलेक्ट्रॉनिक मशीनवर घ्यायच्या, की इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बॅलेट, या कोणाचं काय असेल तर ज्याला बॅलेटवर मारायचं असेल तर त्याला बॅलेटवर, किंवा ज्याला इलेक्ट्रॉनिकवर मारायचं तर त्याला फंडामेंटल राईट्स हे त्याचे कायम राहिले पाहिजेत, असा एक निर्णय आम्ही सरकारला सांगितलं की आपण कायदा बनवा. मी तुम्हाला याच्यासाठी सांगतो की तुम्ही विषय काढला म्हणून की या थोड्या काळामध्ये जे काही देशाच्या दृष्टिकोनातली काही चांगले निर्णय देता आले त्या खुर्चीवरून, खूप सारे तर केलेत, पण हे जे काही ठळक मी तुम्हाला मुद्दे सांगितले की आपल्याला करता आलं. कारण की आखरी काही लोकांना असं म्हणतात की बुद्धी काहीच लोकांना दिलेली आहे, बाकी आमच्यासारख्या कास्तकाराला शेतकऱ्याला कोणी बुद्धी दिली नाही असं काही लोकांचा अंदाज आहे. पण जेव्हा ही शेतकऱ्याची पोरं, कामगारांची पोरं जेव्हा खुर्चीवर बसतात तेही त्या पद्धतीचे त्याच्यापेक्षा चांगले निर्णय घेऊ शकतात हे दाखवण्याचं काम आम्ही केलं. हे त्याच्यातलं विशिष्ट आहे. अमरावती जिले में पुनः लागू हो सकता है लॉकडाउन, पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने की नियम पालने की अपील। अमरावती जिले में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या से चिंतित पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में पालक मंत्री ठाकुर ने कहा कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, अन्यथा जिले में पुनः लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि अमरावती जिले में प्रतिदिन 100 मरीज पाए जा रहे थे, किंतु बुधवार को एक दिन में मिले 235 मरीजों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। एक गोष्ट आहे, करोना आपल्याला असं वाटलं होतं की ही लढाई निर्णायक टप्प्यावर आलेली आहे, वॅक्सिन्स आलेले आहेत, त्याच्यामुळे हे संपेल असं वाटत होतं. पण आत्ता असं लक्षात आलेलं आहे की खास करून आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्येच नव्हे तर अमरावती डिव्हिजनमध्ये एक स्पाईक आपल्याला असा दिसून येतो आहे. म्हणून आपल्याला प्रिकॉशन्स घेणं अतिशय गरजेचं आहे. मागच्या वर्षी ह्याच वेळेला असंच लॉकडाऊन युरोपियन कंट्रीजमध्ये झाले होते, जे आत्तासुद्धा युरोपियन कंट्रीज सेकंड लॉकडाऊनमध्ये आहे. तर आपल्याकडे ती घटना घडू नये आणि पुन्हा एकदा लॉकडाऊनला आपल्याला सामोरे जावं लागलं नाही पाहिजे, म्हणून ज्या काही प्रिकॉशन्स घ्यायच्या आहेत त्या आपल्याला घ्याव्याच लागतील. आपल्याला मास्क लावावंच लागेल, आपल्याला एक विशिष्ट अंतरावर आपल्याला राहावंच लागेल, आपल्याला सातत्याने हात धुवावेच लागतील. आपण आता आपल्या अमरावती शहरामध्ये आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे लोक मास्क लावत नाही आहेत त्यांच्यावर पुन्हा एकदा कंपल्शन टाकतो आहे आणि त्यांना फाईन देखील आपण कडक करतो आहे. गोंदिया में कुछ शरारती तत्वों ने रात को 5 वाहनों में आग लगा दी और फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। गोंदिया जिले के श्रीनगर परिसर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने रात के सन्नाटे में घरों के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी और फरार हो गए। इस घटना में 5 चौपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। सूत्रों के मुताबिक इन 5 वाहनों में एक कार एसीबी में कार्यरत पुलिसकर्मी की भी थी। गोंदिया शहर पुलिस घटना की जांच कर रही है। नागपुर के कोंडाली के पास मासोद में 11 वर्षीय बालक की झूले की रस्सी के फंदे में उलझकर मौत हो गई। नागपुर जिले के कोंडाली थाना अंतर्गत मासोद में 11 वर्षीय बालक पीयूष धारपुरे के लिए झूले की रस्सी फांसी का फंदा बन गई और इसी रस्सी में उलझकर मासूम बच्चे की मौत हो गई। उस समय पीयूष के पिता पुष्पराज धारपुरे घर पर ही थे, जबकि पीयूष की मां अपने मायके गई हुई थी। पीयूष के मामा ने इस घटना को लेकर पीयूष के पिता पुष्पराज धारपुरे पर संदेह व्यक्त करते हुए कोंडाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भीवसनखोरी निवासी महिला को गड़ा धन दिलवाने के नाम पर 2 आरोपियों ने 1 लाख रुपए ठग लिए। गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भीवसनखोरी निवासी महिला को गड़ा धन दिलवाने के नाम पर 2 आरोपियों ने 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसके बाद भी महिला को पैसों की वसूली के लिए आरोपी धमकी देने लगे, तो महिला ने गिट्टी खदान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पोलीस स्टेशन गिट्टी खदान येथे भीवसेनखोरी गौतम नगर येथील राहणाऱ्या महिलेने एक फिर्याद दिली की त्यांच्या मुलाला भूतबाधा झाली आहे, त्याचबरोबर त्यांच्या घरी गुप्तधन असून त्यावर शेष नागाचे जहर आहे, ते काढून देतो, त्यांच्या मुलाची भूतबाधा काढून देतो असे सांगून भोंदू महाराज 2 व्यक्तींनी त्यासाठी 4 लाख रुपये लागतील असे सांगून त्याचेकरिता 1 लाख रुपये घेऊन फसवणूक केलेली आहे.
त्या संदर्भात महिलेच्या फिर्यादीवरून सदर 2 व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. त्यामध्ये एका आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहेत. उमरेड के करंडला में नजर आया बाघिन का कुनबा, पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ी। नागपुर जिले के उमरेड करंडला वन्य प्राणी क्षेत्र में बुधवार की सुबह एक बाघिन के साथ उसके 5 बछड़े देखे गए, जो जंगल सफारी करने गए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। बता दें कि करंडला के गोठन गांव के समीप पर्यटकों को ये अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जिसकी जानकारी सूत्रों ने दी है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ पीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।